हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट स्मार्ट लर्निंग वेयर सक्सेस बिगिंस। मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे वर्बल रीजनिंग का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके एग्जाम में एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स का सेक्शन कवर करेगा। ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है अगर आपको उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है एंड आपको उसका पूरा आइडिया है तो बिना डाउट आप 1 सेकंड भी नहीं लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है असर्शन एंड रीजनिंग। बेसिकली असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होंगे। एक स्टेटमेंट लेबल्ड होगा असर्शन और ए कीवर्ड से, और दूसरा स्टेटमेंट लेबल्ड होगा रीजन और आर स्टेटमेंट, आर कीवर्ड से। सो 2 स्टेटमेंट आपको गिवन होगा। आपको पहले स्टेटमेंट ए को रीड करना है और असर्शन को रीड करना है। 2 मिनट पॉज देना है एंड देन उस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचना है कि क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिविजुअली करेक्ट है। अगर है तो देन आपको मूव करना है सेकंड वाले स्टेटमेंट में, दैट इज रीजन। रीजन को आपको केयरफुली रीड करना है और आपको देखना है कि क्या रीजन इंडिविजुअली करेक्ट है। अगर ए और आर दोनों ही इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह पर करेक्ट है, देन आपको ये चेक करना है कि ए में लिखे प्रॉब्लम, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस को क्या आर एक्सप्लेन कर पा रहा है, रिजॉल्व कर पा रहा है, शॉर्ट आउट कर पा रहा है। अगर ऐसा कर पा रहा है आर तो बिल्कुल सही है, हमें उस सिचुएशन में ऑप्शन ए टिक करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पर गिवन है डायरेक्शन में। हो सकता है आपके एग्जाम में ये ऑप्शंस ऊपर नीचे गिवन हो, ए को बी और बी को ए कर दिया गया हो। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा पहला ऑप्शन ए हम तब टिक करेंगे जब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट ए और आर इंडिविजुअली ट्रू है एंड आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन, रिजॉल्व और सॉल्व कर पा रहा है, तभी आप ऑप्शन ए टिक करेंगे। अदरवाइज अगर ए और आर डेफिनेटली ट्रू है बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, तो आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ना कि ऑप्शन ए। ओके, देन ऑप्शन सी में आपको तब टिक करना है जब ए स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है बट आर स्टेटमेंट डेफिनेटली और इंडिविजुअली फॉल्स है। ऑप्शन डी आपको तब टिक करना है जब ए डेफिनेटली फॉल्स है बट आर डेफिनेटली ट्रू है। आपको एग्जाम में एक और ऑप्शन भी गिवन दिया हुआ हो सकता है, दैट इज ऑप्शन ई, जिसमें आपको मेंशन होगा ए एंड आर बोथ डेफिनेटली फॉल्स। सो ए एंड आर फॉल्स का भी एक ऑप्शन बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे से एग्जाम्पल्स लिए हैं, चलिए देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है असर्शन में गिवन है सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद द फंजीसाइड सॉल्यूशंस। सेकेंड रीजन दिया है मैंने, सीड्स डू नॉट जर्मिनेट अनलेस ट्रीटेड विद द फंजीसाइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम सीड्स को ट्रीट करते हैं फंजीसाइड सॉल्यूशन में डुबोकर, ठीक है, ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आर कह रहे हैं सीड्स डू नॉट जर्मिनेट अनलेस इट ट्रीटेड विद द फंजीसाइड सॉल्यूशन। क्या इसी जर्मिनेशन के लिए आप इसे फंजीसाइड सॉल्यूशन में डालते हो, या फिर उसे इन्फेक्शन से या कुछ डिजीज सीड को ना हो जाए, सीड को प्रॉपरली सेफ रखा जा सके, जब आप उसे शॉन करोगे, बोओगे, उस टाइम सीड पे कोई डैमेज ना हो, इसीलिए बेसिकली आप उसे इस सॉल्यूशन में डुबाते हो। जर्मिनेशन रीजन नहीं है, तो आर यहाँ पर डेफिनेटली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है कि आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्टली हो जाता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन आर इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी, रीजन है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है, क्योंकि अपेंडिक्स पार्टिसिपेट नहीं करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसीलिए ये हमारी बॉडी का एक वेस्टेज वाला ऑर्गन है जिसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन फूड डाइजेशन में नहीं है।
तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है और आर केपेबल है ए को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों अपेंडिक एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो कि बेसिकली आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली असर्शन एंड रीजन की मैं बात करूं तो असर्शन एंड रीजन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली साइंस फैक्ट, साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के ही क्वेश्चन मोस्टली इस सेक्शन में भरे जाते हैं। और अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आपसे बनेगा, नहीं याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी रिजॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि पूरे 10 के 10 या 5 के 5 ही क्वेश्चन साइंस बेस्ड होंगे। 1-2 क्वेश्चन कुछ ज्योग्राफी के हो सकते हैं, कुछ पॉलिटी के हो सकते हैं, कुछ साइंस के, होम साइंस के हो सकते हैं, अदर सेक्टर के आर्ट्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। बट मोस्टली 5 में से 3 क्वेश्चन तो साइंस फैक्ट के ही असर्शन एंड रीजनिंग में होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सिल्वर। असर्शन है सिल्वर इज नॉट यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। डेफिनेटली सिल्वर तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, है ना। कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स वायर्स, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो हमें तो ये डेफिनेटली पता है कि सिल्वर से हम क्या नहीं बनाते, इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं बनाते। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया। देन रीजन की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर इज अ बैड कंडक्टर। तो सिल्वर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए आप उसे यूज नहीं करते हो। नहीं, सिल्वर बैड कंडक्टर नहीं है, सिल्वर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आर तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। क्लियर। अगर हम बात करें कि गुड कंडक्टर अगर सिल्वर है इलेक्ट्रिसिटी का तो हम क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, सिल्वर कॉपर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसी वजह से हम उसे इलेक्ट्रिक वायर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर बी टिक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा रीज़न ही इनकरेक्ट था। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन लिगम्स रिवाइव द सॉइल्स फर्टिलिटी। लिगम्स, अगर आप सुने होंगे लिगम्स मतलब जो पल्सेस होते हैं, जो बीन्स होते हैं, दाल वगैरह जो आप खाते हो उसको हम लिगम्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर लिगम्स की बात हो रही है तो आप स्क्रीन में एक इमेज देख पा रहे हैं कि जो छोटा सा एक पौधा है उसके जड़ें, ठीक है, उसके जड़ें जो उसके रूट्स हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, लिगम्स कहते हैं, ठीक है। जड़ों का काम क्या है, मिट्टी से पौधे को जोड़ के रखना, बांध के रखना, बाइंड करके रखना, ताकि जो पानी है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, रूट से होते हुए बॉडी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसमिट होगा। सो लिगम्स रिवाइव द सॉइल्स फर्टिलिटी, डेफिनेटली करेक्ट है, फर्टाइल बनाकर रखता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को पास ऑन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रीजन की। रीजन कह रहा है माइक्रोब्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लिगम्स फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यस, तो जड़ों में, है ना, लिगम्स के जो जड़ होते हैं, जड़ों में बेसिकली रूट्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना केचुआ, केचुआ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि केचुआ क्या करता है, बेसिकली रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिसकी वजह से वो एज अ गुड सोर्स है किसके लिए, पौधों के लिए, जो कि फर्टाइल बनाता है सॉइल्स को। तो उसी तरह माइक्रोब्स है, ठीक है। माइक्रोब्स जो कुछ ऐसे इंसेक्ट है जो रूट नोड्यूल्स में होते हैं और जो क्या करते हैं, लिगम्स को फिक्स कर देते हैं। किस तरह से, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के साथ जो नाइट्रोजन्स है, उन नाइट्रोजन्स को बेसिकली ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये उसे एक नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और फिर वो वापस क्या होता है, प्लांट को सप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा है कि किस तरह से लिगम्स रिवाइव करता है सॉइल्स की फर्टिलिटी को। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही इंडिविजुअली ट्रू है एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है कि क्यों भाई लिगम्स इंपॉर्टेंट है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके,
नेक्स्ट असर्शन है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड वुड मेल्ट पोलर आइस। रीजन है ग्लोबल टेम्परेचर वुड रेज। यस, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एक ऐसा रिंग या एक ऐसा एटमॉस्फेरिक लेयर हमारे अर्थ के ऊपर क्रिएट कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे जैसे लेयर क्रिएट होते जाएगा तो ये क्या करेगा, उस एटमॉस्फेरिक एरिया को हीट अप करेगा, हीटिंग होती जाएगी। जैसे 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 हीट होगा तो जो पोलर रीजन में आइस है वो धीरे धीरे क्या करेगा, मेल्ट होगा। बिकॉज ये रिंग तो चारों तरफ से सर्कल बना लिया है ना, एटमॉस्फेरिक जो एरिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिंग है। अब रिंग तो चारों तरफ है, ये हर जगह को अफेक्टेड कर रहा है, तो क्या होगा, पोलर रीजन में आइस धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जो रीजन कह रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर वुड इंक्रीज, डेफिनेटली ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पूरी तरफ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही इंडिविजुअली है ना, इंडिविजुअली करेक्ट है एंड आर केपेबल है किसको, ए को एक्सप्लेन करने के लिए कि ग्लोबल टेम्परेचर अप हो रहा है, इसीलिए आपका पोलर रीजन में भी इफेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असर्शन है व्हेन द बस स्टार्ट्स द पर्सन इनसाइड फॉल्स फॉरवर्ड। रीजन है द बस पुशेस द मैन फॉरवर्ड। तो यहाँ पर अगर हम आर की बात करें तो आप लोग बस में, टैक्सी में, ठीक है, गाड़ी में, कार में बैठे हो, तो जैसे ही आपका टैक्सी, आपकी कार, आपका बस स्टार्ट होता है और मूव करता है आगे की तरफ, तो आप बताइए आपने क्या फील किया, आप फॉरवर्ड मूव कर जाते हो या बैकवर्ड मूव कर जाते हो, झटका किस तरफ लगता है आपको, तो झटका बेसिकली हमें पीछे की तरफ लगता है। हम मूव कहाँ होते हैं, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ हम कभी भी मूव नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा असर्शन ही डेफिनेटली इनकरेक्ट है, तो रीजन को इवेल्युएट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप बिना देखे सीधे ऑप्शन सी टिक करिए। सॉरी, आप यहाँ पर ए को इनकरेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन में यहाँ पर कुछ और गिवन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये इन्होंने चेंज कर दिया है। ऑप्शन डी में ये कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, इट मीन्स आपको आर को भी इवेल्युएट करके देखना पड़ेगा। तो रीजन आर कह रहा है बस पुशेस द मैन फॉरवर्ड, बस ने पुश किया नहीं, बस ने पुश नहीं किया है। एक्चुअली क्या है, आपके बॉडी का दो पार्ट है, एक पार्ट जो आपके हिप्स के नीचे की पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट है, वो स्टेबल है, आपने बिल्कुल रेस्ट मोड पे रखा हुआ है। लेकिन अपर पार्ट मोड जो है हमारा, हिप्स के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रेस्ट मूव में नहीं है, वो फ्री है, फ्रीली फॉल्व हो रहा है 2 and 4। ठीक है, तो लोअर पार्ट रेस्ट मोड पे, अपर पार्ट मूव कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब बस स्टार्ट होती है तो हम फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड फॉल होते हैं। ओके, जो कि क्या प्रॉपर्टी है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से आप क्या होते हैं, बैकवर्ड की तरफ, पीछे, ठीक है, पीछे की तरफ आपको एक झटका लगता है जब बस आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये आर भी डेफिनेटली यहाँ पर फॉल्स है, मैन मूव फॉरवर्ड इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है असर्शन हिमालयाज वंस लेट अंडर द सी। रीजन है फॉसिल्स ऑफ मरीन क्रिएचर आर ट्रेस्ड ऑन द हिमालयाज। तो यहाँ पर असर्शन बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हिमालय एक कैसा माउंटेन रेंज है। हिमालय बेसिकली एक यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस है। यंग का मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसका एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ओके, फोल्ड माउंटेन का मतलब है इसमें लेयर्स के स्टेक्स बने हैं, लेयर 1, देन लेयर 2, देन लेयर 3, देन लेयर 4। तो हुआ क्या है, जब ये हिमालय अंडर द सी था, पानी के नीचे था, तो जो मरीन लाइफ के अंदर जो शेल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मिनरल्स थी, वो धीरे धीरे लेयर्स के फॉर्म में एक के ऊपर एक लेयर्स का स्टेक बनते धीरे धीरे ये चीज़ें ऊपर आ गई पानी से, और ऊपर आते आते और ऊपर चढ़ गई, तो क्या बना, हिमालय बना। ठीक है, तो इस वजह से हिमालय का क्रिएशन पानी के नीचे से हमें अब ऊपर दिखाई देता है। तो पहला असर्शन जो है हिमालय एक समय में पानी के नीचे था, बिल्कुल करेक्ट है।
रीजन की अगर हम बात करें तो हिमालय में कई सारे ऐसे खोज हुए हैं, एक्सट्रैक्शन हुए हैं जिसमें हमें मरीन क्रिएचर के एविडेंसेस वहाँ पर मिले हैं, ट्रेस हुआ है। आपने देखा होगा कि हिमालय की खुदाई में हमें कई सारे मिनरल्स मिले हैं, कई सारे प्रीशियस मेटल्स मिले हैं, कुछ पल्सेस मिले हैं। तो ये कहाँ मिलता है? पानी के नीचे मिलता है। अगर पहाड़ में होता तो आपको कैसा मिलता? फॉसिल फ्यूल्स मिलता। तो फॉसिल फ्यूल्स तो है ही नहीं, वो है क्या? मेटल्स है, मिनरल्स है, सॉरी मेटल्स है, पल्सेस है। तो ये बेसिकली पानी के नीचे से ही आई हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सेकेंड भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसने ये एक्सप्लेन किया है कि क्यों वो पानी के नीचे था, क्या एविडेंसेस है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Next question है assertion. When common salt is kept open, it absorbs moisture from the air. एंड रीजन है कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। आपने कई बार घर पे देखा भी होगा, खासकर बारिश के दिनों में जब आप नमक का है ना कॉमन सॉल्ट का बॉक्स ओपन छोड़ देते हैं तो कुछ देर में वो थोड़ा सा गीला और नरम नरम सा पानी पानी सा हो जाता है। तो यही होता क्या है, एयर में जो मॉइस्चर है वो सॉल्ट ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और वो थोड़ा सा गीला गीला और चिपचिपा सा हो गया। तो असर्शन यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं रीजन की बात करूँ, कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड, ये डेफिनेटली करेक्ट है कि कॉमन सॉल्ट देखिए आप फॉर्मूला में भी देख रहे होंगे 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉल्ट है प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलेगा सॉल्ट में, तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड उसमें होता है, बट मैग्नीशियम क्लोराइड की ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो एटमॉस्फेयर से अगर मॉइस्चर को खींच रहा है तो वो चीज़ों को लिक्विडिफाई कर देगा। ये प्रॉपर्टी मैग्नीशियम क्लोराइड की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि ए डेफिनेटली करेक्ट है, आर भी डेफिनेटली करेक्ट है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों आपका कॉमन सॉल्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता और नरम और पानी पानी सा क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर आर डेफिनेटली ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन है, एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी बट गेट इमेंस्ड इन वाटर। Iron ball floats on mercury but gets immersed in water. Second आपको रीजन में गिवन है, the specific gravity of iron is more than that of mercury. देखिए यहाँ पर आप एक इमेज में पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, वाटर और मर्क्यूरी का, ठीक है। अब वो आयरन वाला बॉल है, आयरन वाला बॉल आप ऊपर वाले में देख रहे हैं एयर में है और नीचे वाले में देख रहे हैं वाटर में है, ठीक है। तो वाटर में वो क्या है, पूरा पूरा डूब गया है, लेकिन एयर में डूबा है क्या, नहीं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आयरन का बॉल अगर आप मरकरी में डालोगे तो तैरेगा, ऊपर वाले फिगर में भी तैर रहा है और नीचे वाले फिगर में भी तैर रहा है, डूबा नहीं है ना मरकरी के अंदर। नेक्स्ट, जैसे ही आप इस जार में पानी डाल दो, ठीक है, फर्स्ट में एयर था, अब उसमें आप पानी डाल दो, पानी डालने से क्या होता है, बॉल पानी के नीचे चला जाता है, ऊपर नहीं है, देखो एयर के ऊपर नहीं है, पानी के नीचे चला गया है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि आयरन बॉल फ्लोट ऑन मरकरी बट गेट इमेंस्ड इन वाटर, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों बार आयरन बॉल मरकरी पे फ्लोट कर रहा है, लेकिन सेकेंड वाले फिगर में वो वाटर के नीचे चला गया है बट मरकरी के अभी भी फ्लोट कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन में कहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मर्करी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आयरन का मोर देन होता है मरकरी से तो वो मरकरी में डूब जाता, ठीक है, इमेंस्ड हो जाता नहीं, तो इमेंस्ड नहीं हुआ है, दैट मीन्स उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसका, आयरन का स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन है मरकरी से बट मोर देन है किससे, वाटर से, तभी वो वाटर में इमेंस्ड हो रहा है और मरकरी में फ्लोट हो रहा है। तो ध्यान रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन बॉल इज लेस देन मरकरी बट मोर देन वाटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज डेफिनेटली ट्रू बट आर इज डेफिनेटली फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर्स कैन बी डिटेक्टेड। रीजन है
LPG गैस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो अगर मैं बात करूँ LPG गैस की, तो गैस लीक होता है, आपके घर में भी कभी हुआ होगा, सुना होगा, नहीं हुआ है किसी और के घर में, तो कभी आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस तो किया है। तो असर्शन कह रहा है लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर कैन बी डिटेक्टेड। हाँ, ये इजीली हम सभी डिटेक्ट कर लेते हैं, बहुत रेयर केस होता है जब हमें पता नहीं चलता है। तो पहला तो डेफिनेटली इंडिविजुअली करेक्ट रीजन है, असर्शन है। सेकेंड, LPG गैस का स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसीलिए नहीं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि बेसिकली LPG गैस किस किस चीज़ों का कंपोनेंट है, तो LPG गैस में दो कंपोनेंट मेन होते हैं, एक होता है प्रोपेन और दूसरा होता है ब्यूटेन। बट ये दोनों ही गैस ओडोरलेस होते हैं, इससे आपको पता नहीं चलता है कि गैस लीक हो रहा है। इसमें लीकेज के लिए, स्मेल के लिए, ओडोर के लिए इथेल मिलाया जाता है। इथेल मिलाने की वजह से हमें स्मेल आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है कि गैस लीक हो रहा है। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन LPG का कंपोनेंट है, लेकिन ये दोनों ही ओडोरलेस है, बट इथेल मिलाया जाता है किस लिए, स्मेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ से ध्यान रखना है। तो R यहाँ पर डेफिनेटली इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A is true but R is false, दैट इज ऑप्शन C। नेक्स्ट असर्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल कॉजेज डेथ। तो जब भी आप कार्बन इनहेल करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसकी वजह से क्या होगा, डेथ होने के चांसेस है। क्यों है, दैट इज रीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, आपके हीमोग्लोबिन में मर्ज मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, बेसिकली जो आपका ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड खुद हीमोग्लोबिन में मर्ज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये हीमोग्लोबिन में मर्ज होता जाएगा, वैसे वैसे ही ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं वो डैमेज होने लगते हैं, और जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टिश्यूज डैमेज होते होते जाएंगे, ऐसे में आपको सांस लेने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपका डेथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ए असर्शन भी डेफिनेटली करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा है कि क्यों डेथ होने का क्या कॉज है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ मर्ज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए, दैट इज both A and R are true, but R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा असर्शन है ग्लास टम्बलर ब्रेक्स इन विंटर व्हेन हॉट वाटर इज पोर्ड इन इट। रीजन कह रहा है when hot water is poured the outer surface of the glass expanded। भाई देखो, आपने कई लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, स्कूल में भी हम लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो क्या होता है, ठंड के दिन में जब भी आपके पास एक कोई ग्लास का एलिमेंट है, ग्लास का कोई इक्विपमेंट है, फिलामेंट है, तो आप क्या करो कि उस फिलामेंट के अंदर आप विंटर में एक हॉट वाटर डालो, गर्म पानी डालो। जैसे ही आप उसमें गर्म पानी डालोगे तो ये बताओ, बाहर तुरंत गर्म हो जाता है क्या? नहीं, बाहर गर्म होने में टाइम लगता है, अंदर पहले गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका ए तो बिल्कुल करेक्ट है, ग्लास वाटर ब्रेक होगा। क्यों होगा, अभी रीजन में देखते हैं। रीजन में गिवन है व्हेन हॉट वाटर इज पोर्ड द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास एक्सपेंड्स। नहीं, रीजन बिल्कुल इनकरेक्ट है। जब भी हम गर्म पानी भरेंगे तो गर्म होने की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है सरफेस का। तो इनर सरफेस एक्सपैंड करेगा या आउटर सरफेस? तो गर्म पानी तो अंदर है, तो इनर वाला जो सरफेस है वो क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, एक्सपैंड करेगा। लेकिन आउटर सरफेस उतनी ही फास्टली कूल नहीं होगा, है ना। तो कूल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन होगा, और आउटर सरफेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इनर सरफेस स्ट्रेच कर रहा है। तो ये दो अलग अलग सरफेस इंटेंशन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लास ब्रेक हो जाएगा। तो एक पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन स्ट्रेच कर रहा है, क्यों, क्योंकि गर्म पानी डाला गया, और एक्सटीरियर वाला जो क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक सरफेस टेंशन क्रिएट होगा, और इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो ग्लास है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आर है वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है कि आउटर जो सरफेस है वो ग्लास का एक्सपैंड होगा। नो, इनर सरफेस एक्सपैंड होगा, आउटर सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट।
ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि ये अपने एक रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट पे या कंट्री के तो हेड वो है ही, लेकिन हर स्टेट में वो क्या करते हैं? गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं। तो एनी हाउ कंट्री बोलो या स्टेट बोलो, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट प्रेसिडेंट ही होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड रीजन में आपको दिया है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, जो आप फिगर में देख रहे हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो आर भी डेफिनेटली करेक्ट है। क्या पार्लियामेंट के पावर की वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट होता है? क्या आर एक्सप्लेन कर पा रहा है कि पार्लियामेंट इज द रीजन द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इज द प्रेसिडेंट? नहीं ना, कोई प्रॉपर रीजन नहीं दे रहे हैं ना। दैट्स वाई यहाँ पर ए और आर दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए एंड आर डेफिनेटली ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रेसिडेंट का पावर एक्सप्लिकली कहाँ वेस्ट होता है? एग्जीक्यूटिव तीनों हेड में, है ना, एग्जीक्यूटिव हेड्स में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है असर्शन, एल्कोहल रादर देन मर्करी is used in thermometer to measure the temperature of 600 डिग्री सेल्सियस। तो अल्कोहल को यूज करिए मरकरी की जगह थर्मोमीटर में, किस लिए? मेजर करने के लिए टेम्परेचर जो कि बहुत हाई है, 600, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस। रीजन गिवन है आपको, अल्कोहल हैज अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन मर्करी। अल्कोहल इज अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन मर्करी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अल्कोहल और मर्करी दोनों के दो प्रॉपर्टीज़ है, एक है फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका बहुत लो होता है? अल्कोहल का होता है, क्योंकि अल्कोहल फ्रीज हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस में, अराउंड -100 डिग्री सेल्सियस में अल्कोहल सॉलिड बन जाएगा, फ्रिज हो जाएगा। वहीं मर्करी जो होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस, मतलब अल्कोहल से और ज़्यादा टेम्परेचर, -39 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है? फ्रिज हो जाता है मर्करी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमें फ्रीजिंग पॉइंट या लो टेम्परेचर को मेज़र करना होता है, तब हम अल्कोहल का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ मर्करी, ठीक है। वहीं अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपका अल्कोहल बॉयल होता है अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस पे, अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि आपका मर्करी जो है वो 357 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉयल होता है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट है? मर्करी का हाईएस्ट है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट है? लोएस्ट है आपका अल्कोहल का। तो जब मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है, तो हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम अल्कोहल की जगह क्या यूज़ करते हैं? मर्करी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। वहीं रीज़न की अगर हम बात करें तो रीज़न भी अपनी जगह करेक्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं अल्कोहल का यूज़ नहीं करेंगे, मर्करी का यूज़ करेंगे थर्मोमीटर में टेम्परेचर को हम मेज़र करने के लिए। और अल्कोहल का लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट देन मर्करी, ये भी अपनी अपनी जगह पर सही है। लेकिन क्या आर ए को एक्सप्लेन कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। Assertion है, clothes are not washed properly in hard water. The reason is hard water contains many minerals. So हम सबको पता है समुद्र के पानी में, नदी के पानी में कपड़े प्रॉपरली साफ नहीं होते, हार्ड वाटर लीथर नहीं करता है सोप के साथ प्रॉपरली, इसीलिए कपड़े क्या करते हैं? वॉश नहीं होते हैं प्रॉपरली। तो असर्शन डेफिनेटली करेक्ट है। वहीं रीज़न की अगर बात करें, हार्ड वाटर कंटेन मैनी मिनरल्स, ये तो बिल्कुल सही है कि समुद्र के पानी में बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं, जैसे खारा पानी हम जैसे बोलते हैं ना हार्ड वाटर, सो बहुत सारे मिनरल्स उसमें होते हैं, इसीलिए पानी खारा होता है, हार्ड होता है बेसिकली, ओके। एंड मिनरल्स तो बहुत सारे मिले, लेकिन किस मिनरल की वजह से ये हार्ड वाटर में कपड़े साफ नहीं होते, ये यहाँ पर आर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि क्या रीज़न है, कौन से मिनरल की वजह से कपड़े साफ नहीं होते हैं। सो ए एंड आर डेफिनेटली करेक्ट है, इंडिविजुअली करेक्ट है, बट आर रीज़न नहीं दे पा रहा है
कि क्लोथ्स क्यों साफ नहीं होते, क्यों प्रॉपरली क्लीन नहीं होते हैं हार्ड वाटर में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड आर आर बोथ ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion on 26 January 1950 the Indian Constitution come into force. The reason is 26 January is celebrated as the Republic Day. तो यहाँ पर हम देखें 26 जनवरी 1950 में ही हमारा एनफोर्स हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इफेक्ट में आया था, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट तो नहीं होना चाहिए। देन बोल रहे 26 जनवरी सेलिब्रेट होता है रिपब्लिक डे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो 26 जनवरी को, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस डे पे फोर्स में आया था, उस डे पर इनैक्ट हुआ था, ये रीज़न है? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था इसीलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ये प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। तो यहाँ पर ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू है बट यहाँ पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। कई लोग इस क्वेश्चन में मैंने देखा है ऑप्शन ए टिक करते हैं बट इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। हुआ क्या था, 26 जनवरी को बेसिकली कमेमोरेट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि रिप्लेस किया है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है, एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट है इंडिया का, इसी से हम गवर्न होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए ना होकर के बी होगा। नेक्स्ट है असर्शन, जो हमने पहले डिस्कस किया है, अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। येस, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई मेन फंक्शन प्रॉपर फंक्शंस नहीं है। रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन सिस्टम, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये डाइजेशन सिस्टम में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है, कोई भी फंक्शन ये नहीं करता है, इसीलिए अपेंडिक्स हमारे बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। फूड एक बार डाइजेस्ट होने के बाद, एक बार अंदर लेने के बाद अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं होता है, उससे तो सिर्फ फूड पास होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड आर आर बोथ इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है बैट पॉजेस एबिलिटी टू फ्लाई एट नाइट। रीजन है बैट एमिट्स अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक्स। सो यहाँ पर आपका असर्शन बिल्कुल सही है, बैट रात में ही फ्लाई करते हैं, रात में ही घूमते हैं, तो बैट पॉजेस एबिलिटी टू फ्लाई एट द नाइट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रात में फ्लाई करते हैं उसका क्या रीज़न है, क्या आर कन्वे कर पा रहा है, बैट एमिट अल्ट्रासोनिक्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, आर बिल्कुल अपनी जगह करेक्ट है। होता क्या है यहाँ पर बेसिकली जो बैट है वो जो साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करता है, ये साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट से जाकर टकराता है और वापस वो इको करता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, वो साउंड रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होके इको करता है। तो उस इको साउंड से इन्हें समझ में आ जाता है कि आगे ऑब्स्टिकल है तो इस रूट से नहीं जाना है, इस रूट से जाना है, बट एक्चुअली बैट्स को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि साउंड जो ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आता है, अल्ट्रासोनिक साउंड जो इको साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी से उन्हें रात में भी समझ में आता है कि किस दिशा में उड़ना है और किस दिशा में नहीं उड़ना है। तो ए और आर दोनों ही अपनी जगह करेक्ट है और अल्ट्रासोनिक साउंड इको करता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion, when common salt is kept open it absorbs moisture from the air and reason है common salt contain magnesium chloride। तो यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, आपने कई बार घर पे देखा भी होगा, खासकर बारिश के दिनों में जब आप नमक का है ना कॉमन सॉल्ट का बॉक्स ओपन छोड़ देते हैं तो कुछ देर में वो थोड़ा सा गीला और नरम नरम सा पानी पानी सा हो जाता है। तो ये होता क्या है, एयर में जो मॉइस्चर है वो सॉल्ट ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और वो थोड़ा सा गीला गीला और चिपचिपा सा हो गया। तो असर्शन यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं रीजन की बात करूँ, कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड, ये डेफिनेटली। नेक्स्ट है assertion, Gandhiji withdraw the non-cooperation movement and reason is there was a violence at the Chauri Chaura outsurge। तो यहाँ पर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रिटर्न लिया था, विड्रॉ किया था, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने उन पर गुस्सा भी किया था कि आपने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो ए बिल्कुल करेक्ट है,
क्या आर एक्सप्लेन कर पा रहा है? आर कह रहा है देयर वाज अ वायलेंस एट दी चौरी चौरा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि चौरी चौरा में क्या हुआ था, बेसिकली प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने रिटर्न लिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है बस कि चौरी चौरा एक्चुअली गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है जहाँ पर आम सिविलियंस का पुलिस के साथ झड़प हुई थी और गोली वगैरह भी चल गई थी वहाँ पर। इस वजह से इसमें बेसिकली जो आम पब्लिक थी, जो लोग थे, उनके ऊपर केसेस बन रहे थे, उनका गलती यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था, जिसकी वजह से गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा बेसिकली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना होगा कि गांधी जी ने रिटर्न लिया था और ये वायलेंस चौरी चौरा केस की वजह से ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने रिटर्न लिया था और कोई केसेस नहीं था। तो ये इंसिडेंट मेन रीजन था विड्रॉ करने का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो यहाँ पर आर और ए इंडिविजुअली करेक्ट है एंड आर एक्सप्लेन कर रहा है कि गांधी जी ने क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आपका है असर्शन, उत्तर प्रदेश इज टर्म्ड एज द शुगर बोल ऑफ इंडिया। रीजन गिवन है उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो बिल्कुल सही है दोनों। उत्तर प्रदेश को शुगर बॉल कहा जाता है इंडिया का, और उत्तर प्रदेश को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कंट्री में शुगर केन का। तो ये दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट है एंड आर डेफिनेटली एक्सप्लेन कर पा रहा है शुगर बोल क्यों है उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कंट्री में शुगर केन का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस देखे हैं असर्शन एंड रीजन के, जिसमें मोस्टली साइंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स के और अदर एरिया के क्वेश्चंस भी कैसे इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक को उठाकर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है बट सब्जेक्ट में कमांड होना ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।